हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री में जेई एडवांस में 2024 या 23 में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और वन बाय वन करके हम एक सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो केमिस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 या 23, 22 में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी का वन बाय वन करके हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। और साथ ही हम आपको जेई मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, वो है कि कोई मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड हम यहाँ पर गिवन है MX Y2O4। यहाँ पर जो M और Y है वो एक किसी मतलब मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और M जो मेटल है उसकी 2 ऑक्सीजन स्टेट्स यानी कि +2 और +3 हम यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही हमें ये भी दिया गया है कि जो Y है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है, यानी कि यहाँ पर जो Y जो एटम है उसकी +3 ऑक्सीजन स्टेट है। इफ द फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयन प्रेजेंट इन M इज 1/3, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ आयंस जो M+2 की है, तो उसमें M+2 की फ्रैक्शन ऑफ आयंस हमें 1/3 गिवन है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर जो x है वो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी x का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। x यहाँ पर एक तरीके से एटोमिसिटी को डिफाइन कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा m के रिस्पेक्ट में, राइट। तो देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रेडॉक्स वाले चैप्टर में क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो मेथड होता है, हम बेसिक उसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और काफ़ी ट्रिकी तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको ट्रिकी तरीके से करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसको थोड़ा स्पेस देके लिख लेंगे। स्पेस देके कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा M है, तो मेटल की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है हमने, तो M और M करके लिख लिया। अगला वाला दिया हुआ है हमें Y2 और नेक्स्ट कंपाउंड में दिया हुआ है O4, राइट। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि हमें जो वैल्यूज गिवन है, तो M की 2 ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है +2 एंड +3। तो बेटा गिवन क्या है, +2 एंड +3, ये हमें मेटल के ऑक्सीजन स्टेट्स गिवन है। साथ ही हमें Y की जो ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है वो दी हुई है +3, और ऑक्सीजन की हम जानते हैं कि जनरल जो भी ऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखी है -2। क्लियर है। अब देखिए, इफ द फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयन प्रेजेंट द M इज 1/3, यानी कि M+2 जो आयंस की जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है। तो टोटल M की अगर हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो बच्चों M+2 होगा तो फ्रैक्शन कितनी होगी, x/3। तो M+3 पर कितनी होगी, यानी टोटल अगर x है और ये x/3 है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, x माइनस x/3। क्लियर है, ठीक है। y हमें गिवन है, ऑक्सीजन की हमें पता ही है, तो आप सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो इक्वल टू 0 लिखे इक्वेशन बना के हम यहाँ से सिंपलीफाई करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो x का वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, +2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x/3 से, यानी एक तरीके से एटोमिसिटी जिसे मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन नंबर को, +3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x/3 +3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीजन नंबर गिवन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है, वो तो हमें पहले से ही पता होता है। तो +4 इंटू -2 और इक्वल टू हम क्या पुट कर लेंगे, 0, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x/3 प्लस 3x माइनस 3x/3 प्लस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 2x/3 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर 3 को एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। 8x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/8। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.75, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। तो बेसिक हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसको सॉल्व किया है और काफ़ी ट्रिकी तरीके से किया है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल मेथड होगा, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, साथ ही हमें यहाँ पर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म भी दी हुई है, यानी ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म हमें यहाँ पर गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिकल केमिस्ट्री में
केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में बेसिक थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, वो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। यानी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिपेंड होगा। और रिएक्शन की जो मैकेनिज्म में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो उसकी स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। यानी रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होगी बस उसी पर ही उस रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड करेगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, जो स्लो स्टेप हमें गिवन होती है हम उससे रेट इक्वेशन लिख लेंगे, और जो हमें फास्ट इक्विलिब्रियम या फास्ट रिएक्शन जो हमें गिवन होती है उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी मास एक्शन लॉ लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका वैल्यू पुट करने पर हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाता है, राइट। चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्लो रिएक्शन दी हुई है उससे हम यहाँ पर रेट इक्वेशन लिख लेंगे, राइट। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू जो हमारे पास रिएक्टेंट में दिया हुआ है N2O2, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों 1 है तो पावर में चला जाएगा, और H2 है हाइड्रोजन जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है वो भी पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से पावर में चला जाएगा, राइट। अब हम इसे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के रेट कांस्टेंट लगा देंगे जो कि K1 होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्वल टू K N2O2 और H2, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। यानी हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि जो स्लो रिएक्शन हमें यहाँ पर गिवन है उससे हमने एक रेट इक्वेशन बना ली है, राइट। अब जो हमें फास्ट इक्विलिब्रियम गिवन है यहाँ से हम मास एक्शन लॉ लगाकर Kc फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो फास्ट इक्विलिब्रियम में हमें गिवन है 2NO से बना है N2O2। तो अगर हम यहाँ पर मास एक्शन लॉ लगा देते हैं तो Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे कैलकुलेट होगा, N2O2 यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट N2O2, इसका कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा, और NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको 2 दिया हुआ है उसको हम पावर में ऐड कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा N2O2 अपॉन NO की पावर 2। यहाँ से अगर हम N2O2 निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें एक वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास N2O2 का वैल्यू आ ही रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर N2O2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो N2O2 इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी, राइट। साथ ही हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, तो जो N2O2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो कैसे पुट करेंगे, R इक्वल टू K1, N2O2 का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है Kc NO का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है H2 की पावर 1। ये दोनों हमारे पास एक तरीके से रेट कांस्टेंट ही है, तो हमें यहाँ से इसे एक K1 जो Kc है यहाँ पर ये कांस्टेंट ही है, तो हमें इसे एक कॉमन कांस्टेंट बना देते हैं। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू K NO स्क्वायर, ये हमारे पास रेट इक्वेशन हो गई है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारे पास ये पावर यहाँ पे गिवन है हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो 2 + 1, तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर होगा 3। तो ऐसी रिएक्शंस का ऑर्डर निकालने का सबसे बेसिक सा तरीका होता है, सबसे पहले हम जो स्लो स्टेप हमें गिवन होती है उससे हम रेट इक्वेशन लिख लेंगे, और जो फास्ट इक्विलिब्रियम हमें गिवन होता है उससे हम मास एक्शन लॉ अप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे N2O2 का वैल्यू निकाला और इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें ऐसे रिएक्शंस का ऑर्डर पता चल जाता है, राइट। तो ये 2024 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है द ऑप्शंस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ P to Q, यानी कि हमें P को Q में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट का कौन सा सीक्वेंस है जो एकदम करेक्ट है, राइट। यानी कि ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट चैप्टर से है, यानी कि इसमें हाइड्रोकार्बन भी है, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला कॉन्सेप्ट भी है, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि देखा जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लपेट ली है इस क्वेश्चन ने, ठीक है। चलिए तो तभी ये जेईई 2024 का क्वेश्चन है एडवांस का, और क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी में रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, राइट। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिकी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हमें पहले थोड़ा रिएजेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है, राइट, कि रिएजेंट्स की वर्किंग क्या है।
डन। तो एक एक रिएजेंट्स के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिंडलार कैटलिस्ट, राइट। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट का काम होता है कि जो हमारे पास एल्काइन होता है उसे सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो कैसे कन्वर्ट होता है, एक बार मैं आपको रिएक्शन लिख के थोड़ा बता देता हूं इसको। तो एक बार हम इसकी एक बार रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कि लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है। लिंडलार कैटलिस्ट होता है हमारे पास जो भी बच्चों एल्काइन गिवन होता है, जैसे हमें हमारे पास ये वाला कोई एल्काइन है, राइट। इसका हमने रिडक्शन किया एट प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल और चारकोल एक कार्बन होता है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो हमें क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा हमारे पास सिस एल्कीन। क्या बनेगा बच्चों? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन होता है हमारे पास ये, राइट। ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइट जो चारकोल होता है उसी को हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है लिंडलार कैटलिस्ट की, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइट चारकोल। अब पार्शियली डीएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? पैलेडियम मेटल इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है कि इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमें कुछ पॉइजन कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क्यूनोलिन हो गया या सल्फर के कुछ कंपाउंड हो गए, जैसे कि हम बेरियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम रोजनमंड रिएक्शन में भी बेरियम सल्फेट का यूज कर रहे हैं, वैसे सेम यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ सल्फर के या क्यूनोलिन कुछ कंपाउंड से डीएक्टिवेटेड पैलेडाइट चारकोल बनाते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन से हमें बनता है बच्चों सिस एल्कीन। यानी कि हम बेसिक अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे एल्काइन गिवन है और इस एल्काइन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया है। तो एल्काइन में एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट करेगा। और कौन सा एल्कीन बनाएगा बच्चों? सिस एल्कीन। कौन सा बनाएगा? सिस एल्कीन। तो हमेशा ध्यान रहे लिंडलार कैटलिस्ट से जो एल्काइन से जो एल्कीन कन्वर्ट होता है वो हमें सिस की फॉर्म में मिलता है। आइसोमर से होते हैं सिस और ट्रांस, तो हमें यहाँ पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन बनेगा, राइट। सेकंड जो रिएजेंट दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है हमें टिन क्लोराइड SnCl2HCl। SnCl2HCl एक स्टीफन रिएक्शन में काम आने वाला रिएजेंट है जिसका क्या वर्किंग होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास SnCl2 दिया हुआ है, तो SnCl2HCl की क्या वर्किंग होती है तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास ये एक नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। हम इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं एट प्रेजेंस ऑफ SnCl2HCl, राइट। तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? इमीन ग्रुप बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, राइट। इमीन ग्रुप बनेगा। साथ ही जो हाइड्रोनियम आयन होता है ना, या अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो एल्कीन पर वाटर कैसे ब्रेक होता है? O2H की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा, नहीं बनेगा? यानी कि अगर हमें नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड तक लेके जाना है तो SnCl2HCl के साथ में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन का भी होना जरूरी होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप दिया हुआ है और नाइट्राइल से एल्डिहाइड तक पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए? SnCl2HCl और वाटर। अब आप देख लीजिए कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें SnCl2HCl वाटर सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे SnCl2HCl लिख रखा है लेकिन वाटर लास्ट में है, यहाँ पे Sn2HCl दे रखा है लेकिन वाटर पहले है सेकेंड पार्ट में। और इसके अलावा देखें तो एक थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखें SnCl2 के साथ में HCl के साथ में वाटर दे रखा है। और अगर हम डी ऑप्शन में बात करते हैं तो SnCl2HCl H3O+ दे रखा है। यानी कि करेक्ट सीक्वेंस जो ऑर्डर है SnCl2HCl वाटर के साथ में वो हमें ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D में गिवन है, राइट। बाकी में कहीं पे नहीं दिया हुआ। देखिए आप SnCl2HCl देके वाटर हटा रखा है, यहाँ पर SnCl2HCl दे रखा है। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? इमीन ही रहेगा। तो हमें ये नाइट्राइल ग्रुप एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा? इसके लिए तो हमें वाटर चाहिए होगा। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि CO ग्रुप है सर, ये एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा? तो हमें देखो यहाँ पर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड दिया हुआ है। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है? रिडक्शन करने का, लेकिन ये स्लो रिड्यूसिंग होता है। ये नॉर्मली एल्डिहाइड होता है, कीटोन होगा, इन सब का तो रिडक्शन कर देगा, ठीक है, इमीन का कर देगा, लेकिन एस्टर का नहीं कर पाता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, उसके साथ उसकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो कह सकते हैं उसके लिए स्लो रिड्यूसिंग की तरह काम करता है, राइट। तो एस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाता, सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन या फिर जनरली बात करें तो हमारे पास इमीन ग्रुप्स, राइट। तो कीटो जो ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, जो हाइड्रोनियम आयन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के फॉर्मेशन में काम आएगा। यानी हमारे पास एस्टर वाला ग्रुप ब्रेक होगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ये वाला ब्रेक होगा तो यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D इस तरीके से करेक्ट आंसर होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अमोंग कुछ कंपाउंड्स हमें यहाँ पर गिवन है जिनके लिए हमसे पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद टेट्राकार्बोलिन निकल।
यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जो टेट्रा कार्बोनिल निकल के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्लास 12 से रिलेटेड है, राइट। ऐसे कंपाउंड्स में जब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना होता है तो बच्चों यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक किया जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेस पर, राइट। यानी कि हम टेट्रा कार्बन निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे और जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर आता है तो इन सभी में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसके इक्वल आता है और जिनका इक्वल आएगा वो सब इसके साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम होना। तो लेकिन बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि जिस भी मॉलिक्यूल के आप निकालने जा रहे हो उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको लिखना है, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा, जो मेटल होगी सेंट्रल उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जो लिगेंड हमारे पास कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे कौन से लिगेंड्स है, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, तो ये कौन से है, मोनोडेंटेट है। और जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स है, नंबर ऑफ जैसे कार्बोनिल के कितने लिगेंड्स है 3 है, यहाँ पे कितने 5 है, यहाँ पे कितने 6 है, यहाँ कितने 5 है 5 है 3 है 4 है। तो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उनको उनके डेंटेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंटेट मतलब मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमें दिए गए सबके सब मोनोडेंटेट में है, न्यूट्रल लिगेंड्स है कार्बोनिल, राइट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम टेट्रा कार्बोनिल निकल जो हमें गिवन है NiCO4, राइट। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल दिया हुआ है, हम इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। देखो एटॉमिक नंबर के लिए आपको क्वेश्चन में ही गिवन है सब कुछ, तो एटॉमिक नंबर अगर हमें लर्न नहीं भी है तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, बट बेसिकली आपको एटॉमिक नंबर तो आना ही चाहिए, राइट, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिख लिया 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 0। 0 क्यों निकल के आएगा सर, कार्बन कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो x 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो बेटा कितने लिगेंड्स हैं, 4 है, मोनोडेंटेट है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के कितना आया 36। कितना निकल के आया 36, यानी कि निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36 है। अब हमें सब में चेक करके देखना है कि 36 किस किस में आ रहा है, राइट। चलिए तो एक एक कंपाउंड का चेक करना शुरू करते हैं। आप फॉर्मूला एक बार यहाँ से देख लीजिए ताकि मैं इसको एक बार हटा दूं यहाँ से, राइट। चलिए तो एक बार अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एटम का। तो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल दिया हुआ है हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम, राइट, ठीक है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, वेनेडियम आता है हमारे पास 23, राइट, माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना निकल के आएगा 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 6, क्यों, क्योंकि मोनोडेंटेट है, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे 1 इंटू 6 कितना होता है 6। तो टोटल हमारे पे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 23 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 35, यानी कि इसका तो 35 निकल के आ गया, यानी ये तो नहीं है क्योंकि 36 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 36 नंबर, राइट। तो ये वाला तो हमारा कंपाउंड नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमें जो बेटा कंपाउंड दिया हुआ है वो है पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम, राइट। चलिए पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम है CrCO का होल 5, राइट। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना होगा बच्चों 0, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हुआ 24 प्लस 10 34, यानी कि ये भी नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो हमारे पास कंपाउंड है वो कौन सा है बच्चों, वो है अगला वाला जो कंपाउंड है वो है हमारे पास ट्राई कार्बोनिल कॉपर, राइट, CO का होल थ्राइस। एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 माइनस ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा, प्लस कोऑर्डिनेशन कितना होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी कि 29 प्लस 6 कितना है 35, यानी कि ये भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि 36 किसी का नंबर ही नहीं आ रहा है इसमें से। चलो तो आगे चेक करते हैं। अगला जो कंपाउंड है बच्चों वो है हमारे पास पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, सॉरी, अगला कंपाउंड हमारे पास पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, यानी कि MnCO का होल 5। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है
25 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना होगा बेटा 0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वही 10 2 इंटू 5 10 यानी इसका भी आंसर हमारे पास कितना आया 35 यानी कि ये भी नहीं है राइट। चलिए तो अगले कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। अगला जो कंपाउंड है हमारे पास वो है पेंटा कार्बोनिल आयरन राइट या फेरस बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको। चलिए तो चेक करते हैं FeCO का होल 5 Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना होगा बच्चों 0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2 इंटू 5 पेंटा कार्बोनिल है तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 10 यानी हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 36 यानी कि भैया ये तो है ये तो आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया इसका तो 36 है यानी कि एक स्पीसीज तो मिल गई है। यहाँ तक तो कुछ नहीं मिल रहा था अब थोड़ा मिलना शुरू हुआ है तो लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं राइट। चाहिए चलिए नहीं डायरेक्शन बिल्कुल सही है चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सॉरी नेक्स्ट इसमें से नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वाला हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल कौन सा है ट्राई कार्बोनिल सॉरी अगला वाला आता है हमारे पास ट्राई कार्बोनिल यानी कि CO का होल थ्राइस -3 राइट -3 यानी कि इस पे हमें चार्ज दिया हुआ है -3 ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं जरा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 27 प्लस सॉरी माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना होगा 0 यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 0 नहीं होगा इक्वल टू कितना आ रहा है -3 तो कितना होगा बच्चों -3 होगा कितना होगा -3 क्योंकि जो चार्ज दिया होता है ना इक्वल टू दैट लिखेंगे अपन तो CO इक्वल टू -3 आ जाएगा डन। तो हम यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर कितना लिखेंगे बच्चों -3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3 है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे अपन तो हमारे पास टोटल आंसर कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 प्लस 6 राइट तो कितना हो गया ये 36। ओ भाई साहब ये भी 36 आ गया इसका मतलब ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले कंपाउंड का चेक करते हैं। तो इससे अगला कंपाउंड है टेट्रा कार्बोनिल क्रोमियम राइट या क्रोमेट सॉरी जब ये माइनस होता है ना तो IUPAC नेमिंग में क्या लिखते हैं लास्ट में 8 सफिक्स का यूज करते हैं तो इसका वैसे IUPAC नेम क्या होगा टेट्रा कार्बोनिल क्रोमेट। चलिए क्रोमियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों अभी हमने क्रोमियम का तो अभी भी किया है 24 कितना होता है 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर आएगा इसका -4 कितना आएगा -4 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा यहाँ पे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 ही होगा तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 यानी 28 प्लस 8 यानी कितना हो गया 36 यानी कि भैया इसका भी 36 आ रहा है देखो कहाँ लगातार नहीं आया और कहाँ कंटिन्यू 36 आंसर आ रहा है हमारा। अच्छा अगला वाला है एडीएम के साथ है ट्राई कार्बोनिल। देखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर तो आप वैसे ही देख लिए ऑरली 77 आ रहा है यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 36 के आसपास भी नहीं आएगा ये तो यानी कि हमारे पास कौन कौन सी स्पीसीज हैं 1 2 3 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ऐसा कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है बस आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं राइट। तो कभी भी ऐसे कंपाउंड्स में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये मत सोच जाइए कि हमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने कई बच्चे क्या करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने लग जाते हैं अगर आप सभी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो वो इस मेथड से नहीं होगा राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेस्ड करना पड़ेगा राइट। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कंपाउंड हैविंग द पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे दिए हुए हैं ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास पी ब्लॉक का है ठीक है। तो पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये देखा जाए तो ये NCERT से ही डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है H2SO7 इसका नाम होता है बेटा डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे दिया हुआ है आपको सल्फ्यूरस एसिड और ये आपका इसका जनरल नेम होता है कैरो एसिड राइट। तो हमें यहाँ पर सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स गिवन है इन सभी की लुईस स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए। अगर हमें लुईस स्ट्रक्चर इन सब की आती है तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे एटम्स है जिनके अंदर या कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है राइट। चलिए तो इन कंपाउंड में एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार इन सब की स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों H2S2O7 ये दिया हुआ है और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो बेटा सबसे पहले हम इन सभी के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है। तो पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, दो ऑक्सीजन एटम अगर इस तरीके से कंटिन्यू आ जाए और उनके बीच में से एक कोवलेंट बॉन्ड बने, टू ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। इसी का ही नाम होता है पेरोक्साइड लिंकेज बोल दीजिए, पेरोक्साइड बॉन्ड बोल दीजिए आप, सबसे बेस्ट है। इसे हम पेरोक्साइड बॉन्ड बोलेंगे। तो हम इन सभी की लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें अगर हमें इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके की ज्योमेट्री नजर आए, या इस तरीके का हमें ओरिएंटेशन अरेंजमेंट मिले एटम्स का, जिनमें दो ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, तो हम ये कह देंगे कि वो एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, राइट। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर एक एक का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं किस किस के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज आता है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है H2S2O7, राइट। इसका नाम होता है बेटा डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। देखिए, सॉरी, ये ठीक है, राइट। अब देखिए, दो ऑक्सीजन इस तरीके से, दो ऑक्सीजन कहीं पर भी कंटिन्यू नहीं आई है, इस तरीके टू ऑक्सीजन कहीं पर भी कंटिन्यू नहीं है। देखो बीच में SOS, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन का और होना जरूरी था, यानी कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर होती है, राइट। सारे एटम्स आप देख लीजिए परफेक्ट अरेंज्ड है, H2S2 और O7, राइट। जब आप बनाएं तो एक बार रीड जरूर कर लें इसको कि सारे एटम्स जितने हमें यहाँ पे दिए हुए हैं क्या वो सब है कि नहीं है, थोड़ा बहुत कई बार कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। डन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले वाले मॉलिक्यूल की ओर। अगला वाला दे रखा है हमें H2S2O8। इसका नाम होता है बेटा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। चलिए इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है HOS डबल बॉन्ड O, ये बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन कंटिन्यू आ गई है, यानी कि यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये वाला तो बनाएगा बॉन्ड, राइट। अगला वाला हमारे पास आ रहा है H2S2O5, राइट। देखिए बच्चों H2S2O5, इसका नाम होता है बेटा डाइसल्फ्यूरस एसिड। इसे क्या बोलते हैं अपन, डाइसल्फ्यूरस एसिड। डाइसल्फ्यूरस एसिड, राइट। चलिए इसके भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, H2S2O5। बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी OS। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये आपको ध्यान में भी रखनी पड़ेगी इसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए H2S2O5, देखिए यहाँ पे कहीं पे पेरोक्साइड लिंकेज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है, राइट। अगला वाला आता है हमारे पास H2SO5। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है H2SO5। चलिए जरा इसका भी चेक कर लेते हैं, H2SO5। बेटा इसका नाम होता है कैरो एसिड। क्या नाम होता है इसका, कैरो एसिड। चलिए इसके स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, लुईस स्ट्रक्चर। तो इसकी लुईस स्ट्रक्चर होगी, देखिए यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज फॉर्म हो गया, दो ऑक्सीजन कंटिन्यू आई है, यानी कि हमें ये वाला ओरिएंटेशन जो चाहिए था कि इस तरीके का पेरोक्साइड लिंकेज मिले या पेरोक्साइड बॉन्ड मिले, तो वो हमें इस ज्योमेट्री में मिल रहा है, राइट। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है पेरोक्साइड लिंकेज बना रहा है, यानी कैरो एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज तो है। तो हमारे पास B और D, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाहिए, और पेरोक्साइड लिंकेज के लिए हमें पर इस तरीके का पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तो ये वाला अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें कहीं मिलता है तो वो सभी मॉलिक्यूल्स पेरोक्साइड लिंकेज रखते हैं, राइट। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट Q इज, यानी हमें यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है जिसमें हमसे पूछा गया कि मेजर प्रोडक्ट जो Q बनेगा वो क्या होगा, राइट। यानी फाइनल प्रोडक्ट हमसे इस रिएक्शन में पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा इस रिएक्शन में अगर हम समझे कंपोनेंट्स के बारे में, तो हमें L ग्लूकोज दिया हुआ है, यानी कि L ग्लूकोज D ग्लूकोज। बच्चों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, D ग्लूकोज L ग्लूकोज क्या होते हैं। D ग्लूकोज L ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के एनएनसीओ आइसोमर्स होते हैं, राइट। एनएनसीओ आइसोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, दैट आर द कॉल्ड एनएनसीओमर्स। तो L ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, साथ में हमें HI की प्रेजेंस को हीट किया गया है, और कुछ यहाँ पर सेकंड पोर्शन में और कुछ लिखा हुआ है कि Cr2O3 है, 775 केल्विन टेम्परेचर है, और 10 to 20 atm यहाँ पे प्रेशर है।
तो कुछ P बना, उस P को क्लोरीन एक्सेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई सनलाइट के प्रेजेंस में, तो कोई Q बना है। तो हमसे अब क्वेश्चन में फाइनल पूछा गया कि बताइए Q क्या होगा। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बायोमोलिक्यूल से है, और बायोमोलिक्यूल के साथ साथ इसमें थोड़ा हाइड्रोकार्बन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल हाइड्रोकार्बन दोनों का मिक्स करके बनाया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वही अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो जेई एडवांस 2024 का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अगर देखोगे एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा, टुकड़ों की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर तो आपको पूरा एक कंप्लीट एक पैकेज मिल रहा है, वहाँ पे बस टॉपिक्स की फॉर्म में आपको इस जितने भी रिएजेंट्स लिखे हैं सबकी वर्किंग और सबकी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, राइट। चलिए फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एल ग्लूकोज, यानी एल ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड CHOH का होल 4 CH2OH, राइट। ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है, यानी ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं, राइट। और फ्रक्टोज के अंदर 3 कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है। तो आप थोड़ा सा बेसिक सा ध्यान रखें कि इसका जो रिएक्शन फॉर्मेट में जो हम इसको लिखते हैं तो CHO यानी एल्डिहाइड CHOH 4 टाइम्स और CH2OH, राइट। चलिए HI की प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है। देखो बच्चों इसको समझते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। HI जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यहाँ पर एक रिड्यूसिंग का भी काम करेगा। तो रिड्यूसिंग का काम करके क्या करेगा कि जितने भी कायरन कार्बन है उनकी कायरलिटी को खत्म कर देगा, यानी कि सबसे ऑक्सीजन को हटा देगा। और रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का निकलना रिमूव होना क्या होता है, एक रिडक्शन का पार्ट है। तो HI यहाँ पर हाईली एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इस रिएक्शन में जितने भी कायरल कार्बन है उन सबकी कायरलिटी को खत्म कर देगा। तो सिंपल एक हाइड्रोकार्बन जनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास 6 कार्बन है, 1 4 5 और 1 6। तो 6 कार्बन से हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, एन हेक्सेन। इसको अपन बोलेंगे एन हेक्सेन, राइट। नॉर्मल एक स्ट्रेट एक नॉर्मल कार्बन चेन बन गई, राइट। अब सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2O3 775 केल्विन टेम्परेचर है, यानी हमें यहाँ पे दिया हुआ है Cr2O3, राइट। देखिए बच्चों, क्रोमिल ऑक्साइड है Cr2O3 जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 775 केल्विन और 10 to 20 ATM हमें यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है। देन देखिए बच्चों क्या होता है, क्रोमिल ऑक्साइड हुआ या फिर हमारे पास डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड, मोलोबिडियम ट्राइऑक्साइड, अगर हमारे पास ये कोई भी कंपाउंड होता है, इनका काम होता है एरोमेटाइजेशन करने का। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास स्ट्रेट या हाइड्रोकार्बन जो चेन है उसको एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। 6 कार्बन के आपके पास एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसका एरोमेटाइजेशन करेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन, यानी कि पूरा कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फॉर्म कर लेगा बेंजीन। क्लियर है, हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन बन गया है। तो Cr2O3 775 केल्विन, आप अगर बेंजीन वाले चैप्टर में जाएंगे क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 में, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ेंगे कि Cr2O3 का काम होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन को एक एरोमेटिक कंपाउंड में अंदर कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ पे ये बेंजीन का एक फॉर्मेशन मेथड भी आता है कि बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, बाय हाइड्रोकार्बन या एल्केन सीरीज से, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, राइट। चलिए अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन एक्सेस की प्रेजेंस में। देखो बेटा, क्लोरीन हमें यहाँ पे ऐड करनी है, लेकिन क्लोरीन एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब है कि खूब सारी क्लोरीन है जितनी आपको यूज करनी है, और सनलाइट आपको दी हुई है। देखो बेटा, सनलाइट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक फ्री रेडिकल का तो पार्ट हो गया, तो यानी यहाँ पे जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी उसमें एक फ्री रेडिकल तो है, और साथ ही ये कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन होगी हमारे पास एडिशन रिएक्शन का एक पार्ट है। तो फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन, यानी बोल सकते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRAR का पार्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर कार्बन है इन सब कार्बन पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। अब क्लोरीन सभी कार्बन पर ऐड होगा बच्चों, तो पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। देखो सब पर क्लोरीन आ जाएगा, 1 2 3, देखो सब पर क्लोरीन आ गया। साथ ही हाइड्रोजन तो सब पर है ही है, सभी पर एक एक पर हाइड्रोजन, यानी इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होगी, होगी नहीं होगी। यानी कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया वो ये क्या बना, इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका नाम होता है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो होता है वो एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको कीटनाशी, ठीक है। एक इंसेक्टिसाइड होता है BHC। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दोबारा वापस से कभी एग्जाम में रिपीट होता है
और इसमें हल्का सा चेंज अगर करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो इनमें से ही ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तो हमारा आंसर कौन सा है, डी। जो हमें जिस तरीके से हमें यहाँ पे रीजंट्स दिए गए उनकी सीक्वेंस के हिसाब से हमारा आंसर डी जनरेट हुआ है। अगर मान लीजिए आपको क्लोरीन एक्सिस की जगह पर अगर यहाँ पे ऐसे लिख के दे दें, क्या लिख के दे दें, देखिए अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख के दे दें एनहाइड्रस AlCl3 और रिएक्शन में दे दिया डार्क है, कोल्ड है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है 6 क्लोरीन 6Cl2। अब आपसे पूछे बताओ अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, अब ये जो रिएक्शन होगी ये आपके चले गई है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट बन चुका है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो वापस से वही बेंजीन पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से बेटा रिलीज हो जाएगी। देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ नीचे इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, और पाई बॉन्ड यहाँ पर ऐसे कैसे रहेंगे, +6 HCl हो जाएगा, राइट। तो ये जो रिएक्शन में अगर हमने एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में किया तो ये रिएक्शन चलेगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और अगर मैंने यहाँ पर सिंपल क्लोरीन एक्सेस और सनलाइट ली हुई है तो बेटा ये रिएक्शन का पार्ट हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, राइट। तो दोनों में ही प्रोडक्ट अलग अलग बना है। अब यहाँ पर जो बना है नेम दोनों का सेम होता है। पहले जो ये जो कंपाउंड है इसका नाम भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम भी, ये वाला तो चलो इसमें तो खैर है ही नहीं, यहाँ पर आपको गिवन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये वाला, ये तो नहीं है, ये वाला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, देखिए सेम ही। फर्क क्या होगा, कंफ्यूजन कहाँ होगा, कई बच्चे इस पे भी आंसर लगा सकते हैं, इस पे हम तब टिक करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया होता है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में क्लोरीन होना चाहिए और सनलाइट की जगह पर डार्क होना चाहिए। यही तो फर्क है, सनलाइट कहाँ होता है, जहाँ पर होमोजीनियस बॉन्ड क्लेज होता है, और डार्क के लिए डार्क में क्या होता है, हेटेरोजीनियस बॉन्ड क्लेज। बस बॉन्ड क्लेज का हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, राइट। चलिए ओके गाइस।